नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज किसान तक के साथ एक खास गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनकी पहचान देश नहीं बल्कि विदेशों तक है। और एक इनके साथ एक उपनाम जुड़ा हुआ है, या एक कहा जाए तो एक अलग से इनको उपाधि दी गई है, एलिफेंट मैन ऑफ एशिया। इंडिया सुने होंगे लेकिन एशिया है। डॉक्टर के शर्मा सर हैं और पटना में सर आए हुए थे चिड़ियाघर में, और तमाम चीज़ों को लेके अपनी यात्रा में आए हुए थे। तो समझेंगे कि इस बिहार में आने का मकसद क्या था और एलिफेंट को लेके क्या कुछ देख रहे हैं। क्योंकि हाथी अगर हम बात करें तो एक इंसानों से एक गहरा नाता है। बॉलीवुड से लेके तमाम कई कहानियाँ किस्से हमने सुने हैं हाथी और इंसानों के बीच दोस्ती, और कई गाने भी मशहूर हुए। तो तमाम चीज़ों पर बात होगी, लेकिन बात अभी होगी कि देश में हाथियों की क्या स्थिति है और कैसे इनकी जो जीवन है चल रही है और कितना स्ट्रगल है। सर आपका किसान तक नमस्ते। एक्चुअली मैं आया था यहाँ जो पटना वेटनरी कॉलेज है, इसका 97th ईयर एनिवर्सरी था और वो सेलिब्रेशन कल था, येस्टरडे। तो मैं उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था। मुझे फाउंडेशन डे लेक्चर भी देना था, और लेक्चर का टॉपिक, बिकॉज मैं वाइल्ड लाइफ में ही दिलचस्पी रखता हूँ, तो टॉपिक भी यही था कि इम्पोर्टेंस ऑफ veterinary students getting exposure in wildlife healthcare and management। तो अभी पहले से ही रिलेवेंट था ये टॉपिक, लेकिन आजकल ज़्यादा रिलेवेंट हो गया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया जी, वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है बहुत फास्ट। हालांकि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका वजह वही है कि हमने अपना पॉपुलेशन बढ़िया से बढ़ा रहे हैं, बेशरम बढ़ा रहे हैं हम, और क्वाइट ऑब्लिवियन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड अस। तो अभी जैसे इंडिपेंडेंस का टाइम में हमारा पॉपुलेशन था 33 करोड़, अभी हम 143 करोड़। तो जायज़ है, इट इज़ कंपटीशन फॉर स्पेस। तो इतना वर्धित जो पॉपुलेशन है, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, खेत के लिए जगह चाहिए, रोड चाहिए, बड़ा बड़ा रेलवे लाइन चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। तो सारे तो ज़मीन को लेके ही होता है ना। तो इसी में सारे वाइल्ड लाइफ को हम वी आर पुशिंग टू द ब्रिंक। तो हाथी के बारे में आपने जिक्र किया, और मेरा भी इंटरेस्ट ज़्यादा हाथी में ही है। हाथी एज ए लार्ज फॉरेजिंग, लार्ज रेंजिंग एनिमल, बहुत रिक्वायरमेंट है हाथी का। 200 केजी घास चाहिए एक हाथी को एक दिन में, और 200 से 250 केजी, और 200 लीटर पानी चाहिए। तो इतना रिसोर्सेस अभी नहीं रहा, मुश्किल हो रहा है हाथियों को जीना। तो एक जगह में नहीं, हर एक जगह में जो ये भूखा प्यासा हाथी है, और जिसका अपना घर से हमने बेघर किया है वो लोग को, तो गांव में आते हैं। लेकिन गांव भी जंगल ही था 10 साल पहले। तो वहाँ आते हैं और हम बोलते हैं एलिफेंट रेडिंग ह्यूमन लाइक सेटलमेंट। लेकिन बात तो है, हमने ऑलरेडी रेड करके वो लोग का सेटलमेंट में बह दिया। कितना सफ़र रहने वाला है आने वाले समय में हाथियों के लिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डाइट भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए, और दोनों का कहीं ना कहीं संकट देखने को मिल रहा है। जल संकट भी कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है, लेयर लगातार नीचे जा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में मैं बात करूं, विशेषतौर से उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा पानी का रहता, आज वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर स्थितियाँ पहले से काफ़ी नाजुक बनी हुई हैं। तो कैसे सफ़र करेगा हाथी या अन्य जीव जो बड़े जानवर हैं, चाहे हम जिराफ की बात करें, अन्य जो जितने बड़े जानवर, उनके लिए क्या देख रहे हैं? कितना आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला, या फिर हम किताबों में ही सुनेंगे हाथी मेरा साथी की कहानी? इतना भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इरेस्पॉन्सिबल होने से भी, आप जैसे रेस्पॉन्सिबल लोग भी है जो समझते हैं, समझदार लोग अभी भी है। और देखिए, जो हम बोलते हैं ना एंथ्रोपोजेनिक, जो आदमी ने किया हुआ एंथ्रोपोजेनिक कॉज के अलावा भी बहुत सारे नेचुरल कॉजेज है, जैसे मेटियर आया था, उल्का, ये सब या जो क्लाइमेट बहुत बड़ा रहा, जलवायु, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये सब हो रहा है। लेकिन जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, जो प्रोग्रेस, जो मीन्स एवरी पासिंग डे वी आर लीडिंग टूवर्ड्स ए निगेटिव डेवलपमेंट। लेकिन अभी उसमें फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग है उसमें भी। जैसे जितना व्हीकल है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन व्हीकल करता है,
तो अभी जो है ना गवर्नमेंट ने पॉलिसी लिया है कि नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, और गवर्नमेंट काफ़ी जोर दे रहा है कि इलेक्ट्रिक कन्वर्शन हो जाए फटाफट, तो पोल्यूशन कम हो जाएगा और लोगों में एक जागृति भी बढ़ रहा है। सब लोग अभी जानते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को बचाना चाहिए। उसमें सब लोग इतना डिटेल्स शायद नहीं जानते, लेकिन वाइल्ड एनिमल से हम क्या मिलता है, हमको बहुत सारे चीज़ मिलता है। ये बायोडाइवर्सिटी जो है ना, अब ऐसे मैं समझा सकता हूँ कि प्रकृति में जो भी है, पेड़ पौधे, घास या जानवर, ये चिड़िया और ग्रास होपर, कुछ भी ऐसे बेकार नहीं होता है। हर एक का एक रीजन है, मकसद है। ये कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाएगा तो मधुमक्खी जो ख़त्म हो जाएगा, पोलिनेशन नहीं होगा। पेड़ में फ्रूट्स लगा हुआ है वो नहीं लगेगा। तो हम अगर सारे कीटाणु जो ये सब जो है ना, कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएगा तो हम भूखा मरेंगे। धान का खेत में धान नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ का एक रिक्वायरमेंट, एक आखिरी सवालों में से है, एक दो और सवाल हैं। हाथी को लेके हमारे नेचर या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? एक चूँकि आप उस पर काम कर रहे हैं, और इसमें भारत सरकार की मैं अगर बात करूं, चूँकि नेशनल लेवल का कोई राज्य स्तर के हम इसको मुद्दा नहीं बना सकते, नेशनल लेवल का मुद्दा, तो कितना कुछ काम हुआ है और कितना कुछ होना बाकी है हाथी सहित अन्य जानवरों को? हाथी को लेकर के भारत सरकार ने बहुत कम कर रहा है। अब मान लीजिए 1985 में क्या सिचुएशन था, तो इंडिया में हाथी का पॉपुलेशन क्रैश होकर के 15,000 पे आया था, ठीक है ना। तो उसी टाइम में प्रोजेक्ट एलिफेंट का फॉर्मेशन हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो उसके बाद सारे स्टेट्स में काफ़ी पैसा वैसा लगाया, काफ़ी अवेयरनेस भी काम किया। अभी टुडे वी स्टैंड एट 28,000। अभी हमारा इंडिया में जो है ना, एशियन एलिफेंट का पॉपुलेशन 28,000 है, और पूरा अगर दुनिया में देखते हैं 13 रेंज कंट्रीज में एशियन एलिफेंट है, लेकिन पूरा मिला के 48,000 है। तो उसमें हमारे यहाँ 2/3 एलिफेंट इंडिया में रहता है। सो कंसीडरिंग एशियन एलिफेंट्स फ्यूचर, इंडिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और प्रोजेक्ट एलिफेंट है हमारा, और एलिफेंट रिजर्व्स बहुत सारे हैं। वी हैव 107 नेशनल पार्क्स, वी हैव 516 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाहर भी हाथी है। टोटल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया हमारा 4.9% है। तो इंडिया में जो एरिया प्रोटेक्टेड है वो अच्छा है, लेकिन उसको रक्षा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। उसमें एनक्रोचमेंट ना हो, उसका पेड़ पौधे काट करके हम ब्लॉक ना करें। नदी में जितना डैम कम हो उतना अच्छा है। सोलर या अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमको यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नदियाँ सूख जा रही है उससे। तो छोटा मोटा भी हर एक लोग कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। जो अननेसेसरी, मैं घर से निकल के गया, मेरा रूम में एसी अगर है तो ऑफ़ करके निकलना चाहिए। जहाँ हो सके हम पैदल जाना चाहिए, तो पोल्यूशन कम होगा, तो प्रकृति रक्षा होगा, ये क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। और हाथी, मैं पहले ही बोला कि इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, खाना ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, तो बड़ा बड़ा एरिया चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो जहाँ हाथी के लिए स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जगह प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाथी जो है ना, इंडिया गवर्नमेंट ने अभी हमारा हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया है एंड गिवन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल 1 है ये। तो पब्लिक भी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हाथी हमारे लिए गणेश जी है। और ये हिंदू धर्म में भी हो या आपका जो बुद्धिस्ट है, वो लोग के लिए भी हाथी तो बुद्धा है, लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। Like his mother was impregnated in his dream, in her dream, a white elephant entered her body. सोनपुर में एक मेला भी लगता है पड़ोस जिले का, लगता है, लेकिन हाँ, हाथी का बिजनेस, ये पुराना एक मेला था जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हाथी कैप्चर होता था, यहाँ आता था, फिर ट्रेडर लोग सारे दुनिया से आते थे, यहाँ से हाथी खरीदते थे। लास्ट सवाल है सर कि हमारे जो कल्चर है, चाहे हमारी जो लोकल है, वहाँ पे पहले हाथी और घोड़ा जिसके दरवाजे पे होता था, उसको उस क्षेत्र का, उस इलाके का एक बड़ा ब्रांड वैल्यू एक माना जाता था कि ब्रांडेड आदमी है। क्या वो चीज़ें अब लग रहा है कि अभी संभव है कि वो वाला, चूंकि हर गांव में एक दो जगह दिखता था, लेकिन अब तो गिने चुने गांवों में दिखता है, तो आपको लगता है कि वो हाथी अभी भी लोग अगर बांधते हैं तो
शायद जो महंगे महंगे 50 लाख की गाड़ियाँ लाते हैं उससे ज़्यादा उसका वेटेज बढ़ेगा। नहीं, ये तो है जो एक फैमिली, जिस हाथी का जिस फैमिली के साथ हाथी है उस फैमिली का रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, ये बात सही है। लेकिन अभी इतना, क्योंकि एलिफेंट कैप्चर लीगल नहीं है, अभी जंगल में हाथी है लेकिन हम कैप्चर नहीं कर सकते और इलीगल हो गया शेड्यूल 1 आने के बाद। इसलिए जिसको हाथी को सेवा करना है जू में आए, जू में हम हाथी रखा है, देखिए नेशनल पार्क्स में भी हाथी देख सकते हैं और सबको अगर रेस्पेक्ट होगा। हाथी की सर कहानी क्या है? सफ़ेद हाथी का कहानी ये एल्बिनो है। मैंने थाईलैंड में देखा लेकिन प्योर एल्बिनो नहीं था, वो थोड़ा पीतल जैसा कलर। थाईलैंड का जो मोनार्की है, जो राजा है, राजा का फैमिली में है अभी भी। मैं एक हाथी देखा था अरुणाचल असम बॉर्डर में, जो कॉपर कलर का था, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद तो नहीं है। लेकिन उसमें इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, वो एल्बिनो है। जैसे सफ़ेद टाइगर भी दिखता है, सफ़ेद, कोई मेलानिस्टिक है तो कोई सफ़ेद है। सफ़ेद होने से दिक्कत ही है, क्योंकि जो सूरज का जो धूप है उसको स्किन में बीमार हो सकता है, उसका दिक्कत हो सकता है। सफ़ेद नहीं होना ही ठीक है, हाथी हाथी जैसा ही होना चाहिए। हाथी हाथी जैसा होना चाहिए सर। देश के विकास के लिए जितनी ज़रूरतें सड़क की है, पुल की है, अच्छे अच्छे बिल्डिंगों की है, उतनी ही ज़रूरत किसी देश के लिए जंगलों के लिए भी है। क्योंकि अगर हम इस समाज में हैं और कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इस प्राणी में केवल मनुष्य ही नहीं है बल्कि हमारे जानवर भी हैं, बड़े छोटे हर कोई है। तो सबका नेचर ने एक स्थान तय किया है, एक जगह फिक्स किया है। तो हम प्रयास करें कि उनके जगह में हम एंट्री न दें, दखलंदाजी न करें। और एक हमारे नॉर्मल भाषा में होता है अतिक्रमण, तो वो अतिक्रमण वाली जो कहानी इंसानों के द्वारा लगातार हो रही है, जंगलों में जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कुछ साल, कुछ दशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम कुछ ऐसे बहुमूल्य चीज़ों को नष्ट कर दे रहे हैं जिसका भविष्य में शायद केवल हम किताबों में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से एक हाथी भी है, हाथी की स्थिति बिहार देश में अच्छी है, लेकिन इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत तभी संभव होगा जब आप और हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी बढ़ाइए, किसान तक भी लगातार बढ़ा रहा है और तमाम चीज़ों पे लगातार बातचीत होती रहेगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।